स्वागतम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम वॉइस ऑफ लव यू नेवर हेard का 4 बार शेयर करने जा रही हूँ। आज के पार्ट का नेम हमारा है स्ट्रेंजर एंट्री इन अ फेयर। सो आज का स्टोरी थोड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि आज कुछ न्यू थिंग होंगी इस स्टोरी में। और आई होप आप प्रीवियस स्टोरी को इन्जॉय कर रहे होंगे। वैसे तो स्टोरीज़ में काफ़ी कम व्यूज़ आ रही है। आई डोंट नो अगर आप क्या कहते हैं आपको वो पसंद आ रही है, फिर मैं लेट अपडेट कर रही हूँ। लेकिन गाइस, लेट अपडेट करने का भी बहुत ज़्यादा कंडीशन है, बिकॉज़ पहले मुझे उस स्टोरी के पार्ट्स को लिखना पड़ता है जो कि इतना बड़ा होता है ना, लिखते लिखते मेरे हाथ दुख जाते हैं। और सेकेंड थिंग कि वो स्टोरी में फुल ऑफ इमोशन है, तो मैं डायरेक्टली उसे नहीं लिख सकती हूँ, उसमें पूरे इमोशन डालने पड़ेंगे मुझे। और थर्ड थिंग, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अब कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगी। 1 तारीख से मेरे एग्ज़ाम है। स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम के बीच में भी बाकी जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है उसको भी मैं फटाफट से लिख के अपलोड कर दूँ। और गाइस, इस स्टोरी का सबसे रिमेनिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लास्ट पार्ट। सो इस पार्ट के बाद आई थिंक 2 पार्ट ही बच जाएंगे स्टोरी का। तो फिक्र मत कीजिए, मैं एग्ज़ाम के बीच में भी आपको अपडेट देती रहूँगी अगर मुझे टाइम मिला। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस है मेरे एग्ज़ाम के बीच में, तो इसी वजह से मैं अपडेट दे सकती हूँ। तो टेंशन मत लीजिए एग्ज़ाम का मेरे कोई भी। और हाँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कल ही मैंने स्टोरी का आखिरी तक, लाइक इस पार्ट का आखिरी पार्ट तक लिखा है, और आज रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। बट फिर भी कैसी भी कंडीशन में इस रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, और अगर ये कंप्लीट हो जाए आज में तो मैं ज़रूर इसे अपलोड कर दूँगी। चलो फिर हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम आइन को हमें दिखाया गया, जिसमें ने वांग आइन ने आज़ान के लिए ये सोच लिया था कि वो आज़ान के लिए कपड़े ख़रीदेगा, और वो भी 2 जोड़ी, और अपने पैसों से जो उसने मेहनत करके पैसे कमाए थे ना, बेबी सेटिंग करके, उससे वो अपने आज़ान घर के लिए कपड़े ज़रूर खरीदेगा। ये डिटर्मिनेशन के साथ लास्ट टाइम आइन आज़ान के साथ सो गया था। यहीं पर हमारा लास्ट पार्ट डी एंड हो गया था। अब हम आज का पार्ट देने वाले हैं। सो टाइम स्क्रिप्ट समय बदलता है, और हमें करीबन 1 महीने के बाद, जब पूरी की पूरी क्रॉप्स ख़त्म हो चुकी थी, सब कुछ कर चुका था एंड वो समय भी गुजर चुका था, जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते थे, बिकॉज़ उन्हें समय फेस्टिवल से पहले उन्हें क्रॉप्स को काटना पड़ता है, और उसके बाद फेस्टिवल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। इसी वजह से क्रॉप्स का उनसे पहले कटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ही आइन के विलेज में जितनी भी क्रॉप्स थी वो सब कट चुकी थी, जिस वजह से अब लोग जो था ना, जो 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा टेंशन पे थे कि वो क्रॉप्स को कब समय से काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे, वो अब थोड़े रिलैक्स हो गए थे। अब हर कोई ना हल्का हल्का आराम भी करने लगा था, और साथ साथ में सबको अपने फैमिलीज़ के लिए भी टाइम था। दूसरी तरफ इस बदलते 1 महीने में आयन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आज़ान ने देखे थे। जैसे कि आयन ज़्यादा से ज़्यादा समय आज़ान के साथ गुजारता था, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद करने की कोशिश करता था। रही बात खेत में या फिर घर में, हमेशा वो सीखने की कोशिश करता था, जैसे कि खाना बनाना या बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आयन के अंदर एक बहुत बड़ा डर रह गया था कि अगर वो इस तरीके से अपने आसान गर्ल को काम करते हुए देखता रहेगा और कुछ हाथ नहीं बटाएगा, तो उसका हालत और ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि आज़ान का हालत अभी बेटर हो चुका था या फिर वो बिल्कुल हेल्दी हो चुका था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन स्टिल उसकी मेडिसिन चल रही थी, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि आज़ान आइन को मेडिसिन देने के चक्कर में खुद ही अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता था। जब आइन ने ये इतनी सारी लापरवाही आज़ान की देखी, तो उसे बहुत बुरा लगा, बिकॉज़ इतने इतने टाइम से उसकी गगा उसका केयर कर रहा है, और वो यूज़लेस है, उसका बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। उसे अपने गर्ल का टेक केयर करना चाहिए। इस वजह से आई ने ये सोच लिया कि वो सारी काम करने के साथ साथ अपने गर्ल का हेल्प और उनका टेक केयर भी करेगा। इस वजह से थोड़े से चेंजेस आइन के ऊपर आ गए थे। धीरे धीरे करके रिवर के पास में एक बहुत बड़ी जो उनकी घाटी है, जिसमें जो भेड़ बकरियों को आइन और सारे गांव वाले चराने के लिए ले जाते थे, उन
घाटियों में धीरे धीरे करके जो शॉप्स थी डेकोर होने लगी, और धीरे धीरे करके वहाँ पर अलग अलग, जैसे होता है ना, दूसरी जगह से लोग आते हैं, शॉपकीपर आते हैं, ताकि वो उस फेस्टिवल में आने वाले अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। इस वजह से धीरे धीरे करके लूना फेस्टिवल के लिए वहाँ पर शॉप्सकीपर आने लगे और अपनी जितने भी शॉप्स थे उनको बिल्डअप करने लगे। और ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद हमारी लूना मूनलाइट फेस्टिवल था, जिसे आइन के विलेज वाले काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं। और ये ना क्रॉप्स के बाद में आने वाला फेस्टिवल है, जिसमें कहा जाता है कि ये हर साल होता है, और हर साल इस दिन या फिर इस रात को जो भी चीज़ मांगो, या फिर कोई सी भी लाइक गॉड से कुछ भी मांगो, तो वो पूरा हो जाता है, और एक अलग से ही एनर्जी का उस टाइम वास होता है। ये उस टाइम का मानना था। इस वजह से इस फेस्टिवल को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। आइन और उसके सारे दोस्तों को हमें एक पेड़ के लाइक मैंगो का ट्री था, आम के पेड़ के ऊपर बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी का फेस रिवर की तरफ था। लाइक रिवर के परे जो वैली बनी हुई थी, लाइक जो घाटी बनी हुई थी, उसमें वो सभी के सभी देख रहे थे और कुछ ना कुछ खा रहे थे। लाइक वो कच्चे आमों को कच्चे रस खा रहे थे, और देख रहे थे कि किस तरीके से शॉपकीपर धीरे धीरे करके घाटी में अपने शॉप्स को डेकोर कर रहे थे, और साथ साथ अपने जितने भी सामान थे उनको अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखने के बाद तभी लूसी बोलती है, तुम्हें पता है इस बार का फेस्टिवल बहुत ज़्यादा बिग बिग होने वाला है। मेरे फादर ने कहा है इस बार का क्रॉप भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है ना। आइन बोलता, हाँ मेरे गगन ने भी बोला है इस बार का जो खेती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, और इनकम भी बहुत ज़्यादा आया है। सभी इसमें नोट करते हैं। तो इसमें सुज़ुई बोलता है, इसका मतलब है इस बार काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों की शॉप लगेगी, और मस्ती भी बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें सभी के सभी अपने हाथों को मलने लग जाते हैं। लाइक वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हर फेस्टिवल के लिए। वेल, हमेशा जब वो फेस्टिवल में जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी खाते हैं, लेकिन इस बार का फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा बिग होने वाला था लास्ट ईयर के फेस्टिवल से। ये देख कर आइन बोलता है, ऑफ कोर्स इस बार मस्ती बहुत होगी, लेकिन तुम सब के सब मुझे भुलवा मत देना कि मुझे गगा के लिए सबसे पहले रोप्स खरीदने हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम सबको मैंने पहले ही बोल दिया है, किसी ने भी ज़रा सा भी गगा को हिंट देने की कोशिश करी कि मैं उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ, मैं तुम सभी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अपना मुंह को एकदम सील रखो। सभी के सभी अपने फेस को लाइक अपने माउथ को एकदम जिप की तरह बंद कर देते हैं, जैसे कि वो समझ चुके थे। ये सभी के सभी इस तरीके से बातें कर रहे थे पानी के परे घाटी की तरफ, शॉप्स के बीच में, जहाँ पर नए नए सेलर्स अपनी शॉप्स लगा रही थी। उधर काले कलर के कोट पहने हुए कम से कम 4-5 लोगों को वहाँ से गुजरता हुआ दिखाया गया है। उन्होंने अपने फेसों को छुपा के रखा हुआ है। हिडनली वो घूमे जा रहे हैं और उस जगह का जायका ले रहे हैं। वो कोर्ट के अंदर हमें दिखाया जाता है और कोई नहीं, आचिंग था। आचिंग अपने सोल्जरों से कहता है, ध्यान रखना कि हमें किसी को भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना है, बिकॉज़ ये रूल से परे हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर विंग को ढूंढना है, और 3 दिन के बाद में फेस्टिवल के बीच में अगर हमें विंग का यहाँ पर कोई पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो हमें 3 दिन के बाद यहाँ से गुजर के दूसरे विलेज में खोज निकलने जाना पड़ेगा। इस तरीके से आचिंग सभी को बताता है, जिसमें सोल्जर भी नोट कर देते हैं। आचिंग बोलता, जाओ आप हर कोने में जो कि इन्होंने विंग नाम के किसी इंसान को यहाँ पर जाना है, या फिर हंगुंजू नाम के या फिर वांगजिंग नाम के किसी इंसान को वो जानते हैं। और साथ साथ में मैंने तुम सभी के सभी को उनकी एक चित्र भी दिया है, जिससे वो पहचानने में आसानी हो। ये देखकर सोल्जर वहाँ से गायब हो जाते हैं अलग अलग दिशा में, और आचिंग भी वहाँ पर खड़ा रह जाता है। आचिंग अपने चारों तरफ इतनी बड़ी घाटी में देखता है, जिसमें ऑलमोस्ट जो शॉप्स थी वो लग चुकी थी। आचिंग को नहीं पता था कि क्या वो विंग को यहाँ ढूंढ पाएगा, लेकिन सिर्फ उसे इतना पता था कि अब वो हार नहीं मान सकता है। उसके फादर ने उसे लास्ट टाइम वार्निंग दी है,
एंड लास्ट टाइम के बाद में उसे पता है कि वो फिर से विंग को नहीं खोज पाएगा, क्योंकि एक बार थॉर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो उसे यूनमक को संभालना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होने दे सकता है, उसे विंग को कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा, 2 महीने के अंदर उसे ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए वो जितना भी हो सके उतना वो कर रहा है। आशिक मन में अपने सोचता है, विंग तुम कहाँ हो ब्रदर, प्लीज़ वापस आ जाओ, बस एक बार वापस आ जाओ, या फिर अपना थोड़ा सा हिंट दो, मैं समझ जाऊँगा कि तुम मेरे आसपास हो, और उसके बाद मुझे तुम्हें खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये हमारा आशिक अपने मन में कहता है। दूर रिवर के पास में पेड़ के ऊपर बैठे बैठे आइन अचानक से जो हर्ट था वो ज़ोर से धड़कने लग जाता है, और आइन को अजीब सा फील होने लग जाता है। 2 मिनट के लिए आइन को ऐसा लगता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा। ये सुन के आइन पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर पीछे शॉप लाइक जहाँ पर वैली थी, जहाँ पर घाटी थी, उसकी तरफ देखता है। लेकिन जब आइन पीछे देखता है तब तक आचिंग वहाँ से चला गया था, तो वे आइन को वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है। फिर आइन अपने हर्ट को अच्छे तरीके से थोड़ा स्टॉक करने लग जाता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। आइन अपने मन में सोचता है कि किसी ने मेरा नाम लिया, मुझे ऐसे क्यों फील हुआ कि किसी ने मेरा नाम लिया। जब सुज़ुई आइन को इस कश्मकश में देखता है तो बोलता है, आइन गगा क्या हो गया है, आपका तबीयत तो ठीक है ना। इसमें आइन बोलता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ सिज़ोई, इट्स ओके। ओ मैं भूल गया, गगा ने बोला था कि जल्दी आ जाना इवनिंग से पहले, अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ तुम सभी से, ओके। इसमें सभी के सभी आइन को जाते हुए देखते हैं। आइन के कदम जैसे ही वहाँ पर नीचे लाइक घाटी में पड़ते हैं और आइन वहाँ से जा रहा होता है, तभी दूसरी तरफ हमारे को चांग चैन के कोट के अंदर छुपे हुए विंग की बांसुरी का दिखाएगा। विंग की बांसुरी धीरे धीरे करके ग्लो होने लगी, ज़्यादा ग्लो नहीं थी लेकिन धीरे धीरे करके वो ग्लो होने लगी, जैसे कि उसने कहीं ना कहीं अपने मालिक की वार्मथ और वो जो एयर थी जिसमें उसकी स्मेल थी उसे भाप लिया था। धीरे धीरे वो ग्लो करने लगी, और जब आइन वहाँ से गायब हो गया तो विंग की फ्लूइड ने लाइक जो फ्लूइड थी वो भी चमकना बंद हो गई, और धीरे धीरे वो वार्म हो गई, जैसे कि इतने सालों के बाद में उसे उस एनर्जी का प्रेजेंस महसूस हुआ था, जस्ट कुछ समय के लिए लेकिन हुआ था। जैसी विंग से वहाँ से चला गया तो बासुदेव ने भी चमकना बंद कर दिया। ये बात सीधा हमें रात को मतलब नाइट का समय दिखाते हैं। रात के समय आजान जो था ना वो किचन में काम कर रहा था और रात के खाने का तैयारी कर रहा था, और दूसरी तरफ आइन डेस्परेटली पूरे कमरे में और हॉल एरिया में पता नहीं क्या क्या ढूंढना चाह रहा था। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एंड काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन में वो था। तभी आइन बोलता है, गगा मुझे जार नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपने वो कहाँ रख दिए हैं, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। आसान बोलता है, वहीं पर ही होगा आइन, मैंने वहीं रखे थे जार। ये सुन के आइन ना फ्रस्ट्रेशन से बोलता है, मतलब सोचता है कि वह हमेशा ऐसी है, हर चीज़ रख के भूल जाते हैं, अब मुझे वो जार ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हमें किमची भी तो रखनी है, लाइक अचार भी तो रखना है। इस वजह से आज़ा ने आइन को जार ढूंढने के लिए दिया था, और अब जार कहाँ थे आइन को भी नहीं पता था, और आज़ान भी भूल चुका था काम की वजह से। आइन हर जगह ढूंढता है, जब उसे हॉल एरिया में नहीं मिलता है तो आइन सोच लेता है उसे पूरे जितने भी घर पे रूम है उन सभी में देखेगा। धीरे धीरे करके वो बेड के चैम्बर में ढूंढता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना तो जार थे ना कुछ और था। तो आइन फ्रस्ट्रेशन के साथ दूसरी जगह ढूंढने लग जाता है। ऐसे करके कम से कम 15 मिनट गुजर गए थे। आइन थकने लगा था। आइन मन में सोचता है, अब ये जार के बच्चे कहाँ चले गए, हमेशा मुझे परेशान करके रख देते हैं, जब चीज़ें सामने होती है तब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ऐसा सोच के आइन जाके सीधा एक बंद डोर के सामने खड़ा हो जाता है, और जो कि लास्ट डोर था। अब आइन बोलता है सांस लेकर, अब बस यही डोर है, इसके अंदर नहीं हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा।
लाइक मैं फ्रस्ट्रेशन में से मर जाऊँगा और मैं इसके बाद गगा से खुद बोल दूँगा कि गगा मुझे नहीं मिल रहा है, आपको खुद ढूँढ ले आप खुद ढूँढ लीजिए। ये सोच के आइंग उस डोर को ओपन करता है। ऑल्दो ये डोर वही था जो कि हमेशा आज़ान छुपा के रखता था और एक बार आइंग वहाँ पर गया था। आइंग अंदर की तरफ जाता है और उस डोर को ओपन करता है। डोर जैसे ही वो ओपन करता है तो आइंग अंदर की तरफ जाता है। अंदर की तरफ चलते चलते वहाँ पर टूटी फूटी मेजें, टूटी मूटी सब कुछ चीज़ें पड़ी थी। फिर आइन को याद आता है, हाँ पर 1 महीने पहले ही तो वो यहाँ पर आया था और वो फिर से आ रहा है। ऐसे भी आइन को पता था कि अजान गाने उसे यहाँ पर आने से मना किया है, लेकिन अब वो क्या करे। हो सकता है अजान का यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो क्या पता जार भी यहाँ पर रख दिया हो। तो आइन ये सारी चीज़ों को चुपचाप से सर्च करने लग जाता है। हर कोने को सर्च करता है, लेकिन वहाँ पर धूल इतनी थी कि बार बार आज़ान जो था, सॉरी आइन जो था ना, वो खांस रहा था या फिर छींक रहा था और कर्ज कर रहा था। आइन बोलता है कितना गंदा रूम है, हम कभी इसको साफ़ नहीं करते हैं, छी मेरा तो यहाँ पर आने से मन नहीं है। अगर जार की बात नहीं होती ना तो मैं ज़रूर यहाँ पर नहीं आता, बहुत ज़्यादा गंदा है। जब 5 मिनट तक आइंग को वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो आइंग बोलता है बकवास, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि गगा ने वो जार बाहर रखे होंगे, मैंने अभी तक घर के बाहर नहीं देखे हैं। आसान आइंग ये सोच के उस रूम से जाने लग जाता है। तो जैसे ही वो रूम से जाता है तभी नीचे पड़ा हुआ एक थ्रेड, एक लंबा सा कपड़ा आइंग के पैरों में जाके अट जाता है और आइंग ज़ोर से उस धूल बड़ी फ्लोर पे जाके गिर जाता है, जिस वजह से एक ज़ोर सा क्रैश होता है। ये क्रैश पूरे हाउस में सुन गया था, लाइक बहुत तेज़ से हुआ था, धक सी आवाज़ आई थी। आइंग को जब याद आता है कि वो कहाँ गिरा है तो आइंग के आधे से ज़्यादा कपड़े ख़राब हो गए थे और साथ साथ आइंग को नोज़ में बहुत ज़्यादा लग गया था। आइंग अपने आप को बहुत मुश्किल से खड़ा करता है और फ्लोर का लाइक वो जो थ्रेड था, जो भी था ना वो धागा, उसे कर्ज करता है एंड वो बोलता है अब ये किस गधे ने यहाँ पर रख दिया है, मेरी नाक टूट गई है। ये सोच के आइंग अपने नोज़ को रब करने लग जाता है। आइंग जिस डायरेक्शन में वो गिरा था उस डायरेक्शन में वही हिडन सा बॉक्स रखा हुआ था, जिसे पिछली बार आइंग ने खोलते खोलते वो बंद कर दिया था बिकॉज आज़ान की आवाज़ आई थी, तो आइंग वहाँ से चला गया था। अब आइंग जैसे ही उठता है ना, सबसे पहले अपने कपड़ों को साफ़ करता है और वो गुस्से में ना उस धागे को देख रहा होता है, जैसे कि अगर वो ह्यूमन होता तो वो सब तोड़ मरोड़ के फेंक देता, क्योंकि उसकी वजह से वो गिर गया था एंड उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। और उसे पता था कि जब उसके गगा ने देखा कि उसने कपड़े गंदे कर दिए तो वो और ज़्यादा उसे डांटेंगे। ये सोच के आइंग पाउट करने लग जाता है और कम से कम 10 सेकंड तक उस धागे को कर्ज करता रहता है। तभी आइंग का सडनली नजर जाता है उसी बॉक्स पे और आइंग सोचने लग जाता है कि उसने ये बॉक्स कहीं ना कहीं तो देखा है। वो सोचते सोचते उसको याद आता है कि हाँ, उस दिन वो हिडन कि वो उस नाइट के टाइम पे यहाँ पर आया था और उसने बॉक्स को भी खोलना चाहा था, लेकिन सडनली अपने गर्ल की वॉइस सुन के वो वहाँ से चला गया था ताकि वो पकड़ा ना जा सके या फिर उसे डांट ना पड़ जाए। ये सोच के आइंग अपने सर पे मारता है एंड वो बोलता है अरे मैं तो उसे खोलना ही भूल गया था, मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ ना, इडियट हूँ। चलो अब देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, वैसे भी क्या पता यहाँ पर कुछ खास चीज़ हो। ये सोच के आइंग जो था ना, वो फटाफट से बॉक्स के सामने जाके बैठ जाता है और वो बॉक्स को देखने लग जाता है। वैसे वो बॉक्स कुछ खास नहीं था, काले कलर का था, नॉर्मल लकड़ियों से बना हुआ था, ना कोई नक्काशी ना कोई अच्छा स्ट्रक्चर एंड बस वो वहाँ पर रखा हुआ था। अब आइंग को ना एक क्यूरियोसिटी है, अब उसे क्यूरियोसिटी है, उसे वो खोलना है। तो आइंग ना सोचने लग जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, क्या इसके अंदर कोई चीज़ होगी या फिर पुरानी टूटी फूटी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आइंग सोचने लग जाता है। तो आइंग फटाफट से अपनी क्यूरियोसिटी को भगाने के लिए उस जो संदूक था ना, उसे खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही उसके लॉकर पे आइंग का हाथ जाता है तभी पीछे से एक स्ट्रॉन्ग सी ग्रिप आइंग की कलाई को पकड़ लेती है और आइंग को उस बॉक्स से दूर कर देती है। आइंग सडनली अपने हाथ में एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप को महसूस करता है और एक स्मेल को महसूस करता है, तो वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि वो समझ चुका था वो ग्रिप और वो खुशबू किसकी थी। और अब उसे पसीने पसीने आने लग जाते हैं। पीछे से एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाली आवाज़ से अजान बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो आइंग।
मैंने तुम्हें जार को ढूंढने को बोला था, मैंने तुम्हें मना किया है ना इस रूम में आने के लिए, और फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। ये थोड़ा आसान गुस्से वॉइस में लेकिन कामली वॉइस में बोलता है, जिससे कहीं ना कहीं आइन को थोड़ा शिवरनेस आने लग जाता है। उसने जानता था कि वो ना उसने कहीं न कहीं अपने गर्ल की बात नहीं मानी है। आहिंग पीछे की तरफ देखता है और अपनी उँगलियों के साथ खेलते हुए बोलता है, आई एम सो सॉरी गगा, मुझे लगा यहाँ पर जार पड़े हुए होंगे इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, मेरा कोई मतलब नहीं था यहाँ आने का। मैं एक काम करता हूँ, मैं घर के बाहर में स्टार्ट लाइक ढूंढता हूँ, घर के बाद में क्या पता आपने रखे हों गलती से सुखाने के लिए। ये सोच के आहिंग वहाँ से 9-11 हो जाता है ताकि उसके ब्रदर की जितना भी उसके ब्रदर उसे डांटे उससे वो बच सके। आइन कब वहाँ से गायब हो जाता है आसान को पता भी नहीं चलता है, और आसान डीप वॉइस से लाइक शांत करता है अपनी एंगर को। एंड उसके बाद में वो उस बॉक्स की तरफ देखने लग जाता है जिसे कुछ सेकंड पहले आइन खोलने वाला था। आसान डोर की तरफ देखता है जिसमें आइन ऑलमोस्ट भाग चुका था। आसान अपने कपड़ों को ठीक करता है और धीरे धीरे करके बॉक्स के सामने जाकर बैठ जाता है और बॉक्स को सहलाता है। लाइक वो उसे जैसे ही टच करता है तो अंदर से बॉक्स में एक रोशनी जाग जाती है, लेकिन थोड़ी धीरे सी, लेकिन अभी भी ब्राइट। इस देखकर आजान को शांति फील होती है। आजान धीरे से बोलता है, तुम अभी भी मुझे याद करते हो, सुन के अच्छा लगा, पर मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें यहाँ रखा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा सेफेस्ट प्लेस यहीं पर ही है। मुझे नहीं पता कि तुम कब खुलोगे या फिर मैं कभी तुम्हें यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ चीज़ें और कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि हिडन रहे वही ठीक है। अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इस वजह से तुम इस बॉक्स में सही सलामत रहोगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ, बात यह है कि मैं दोबारा से वो जख्म जो कि अभी धरती में गड़ चुके हैं, मैं उसे दोबारा से उखेड़ना नहीं चाहता हूँ। इस वजह से मैंने तुम्हें सेफली यहाँ पर रखा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इस ज़िंदगी में मैंने सिर्फ आइन को चूज़ किया है, और मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी कंप्लेन होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें भी क्वेश्चन पूछने का हक है। लेकिन अब मैं इस हालत में हूँ कि मैं तुम्हारे क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। अब मेरे मन में और मेरे जीवन में सिर्फ एक ही मकसद है, उसके साथ हमेशा रहना, ज़िंदगी भर रहना और सिर्फ खुशी रखना। और आई होप तुम समझते होंगे और तुम मुझे हमेशा समझते रहोगे। ये सोच के आज़ान वहाँ से चला जाता है और रूम को बाहर से बंद कर देता है। जैसे ही आज़ान की महक उस रूम से गायब होती है, वैसे ही उस बॉक्स के अंदर अंदर से जो रोशनी थी वो भी गायब हो जाती है। उसके बाद आज़ान और आइंग मिलके साथ में उस बर्नियों को, जो कि उन्हें घर के बाहर मिल गई थी, और आज़ान ऑलमोस्ट भूल चुका था कि उसने घर के बाहर दिन के टाइम पे उन बर्नियों को रखा था ताकि वो अच्छी तरीके से सूख सके। उसके बाद आइंग अपने गर्ल का हेल्प करता है, उसमें अचार के पीसेस को डालने में और उसे स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके बाद वो साथ बैठ के डिनर करते हैं। अभी हमें सीधा रात के 10 बजे आइंग और अजान को एक चारपाई के ऊपर मून लाइट के नीचे हाउस के बाहर में बिठाया हुआ दिखाया गया, जो कि पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए थे। जो मून थी वो तीन तीन दिन के बाद में फुल लूना फेस्टिवल की नाइट थी, और उससे पहले जो मून था वो ऑलमोस्ट फुल होने लगा था और रोशनी चारों तरफ जगमगा रही थी। अजान आइंग एक चारपाई में बैठे हुए थे, जिसमें आइन जो था ना वो अपने जो नॉटी बनी थे ना, लाइक जो रैबिट थे उनके साथ, खरगोश जो थे ना उनके साथ खेल रहा था, जिसमें कॉन्टीन्यूसली जो खरगोश थे वो चारपाई में उछल कूद कर रहे थे, और जो आइन था वो उन्हें टीस कर रहा था और हंस रहा था, और कभी कभी तो उनके कानों को खींच रहा था, जिस वजह से जो वो रैबिट थे वो भी कम नहीं थे, वो भी बार बार आइन के फिंगर्स को काटने की कोशिश कर रहे थे, और आइन गिगलिंग कर रहा था। ये वॉइस चारों तरफ शांत माहौल और चलती हुई ठंडी हवा में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और किसी के कानों के लिए तो ये एक प्लीजेंट वॉइस थी। आज़ान अपने मिस्टीरियस से बेबी को, जो कि रैबिट्स के साथ कितने प्यार से खेल रहा है, उसे देख रहा था, और देख रहा था कि किस तरीके से आइन खुश है, स्माइल कर रहा है, दो स्माइल जिसे वो हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और कभी भी फेड नहीं होने देगा।
उसके बाद सडनली 5 मिनट तक इस तरीके से खेलने के बाद फाइनली एक रैबिट गुस्से में आइन के फिंगर को बाइट कर देता है, और इस वजह से आइन के फिंगर पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से पेन होता है, और आइन ड्रामेटिकली लाइक नौटंकली वो नौटंकी करते हुए रोने लग जाता है और कर्ज करने लग जाता है रैबिट्स को। तभी जो रैबिट्स थे वो भी इस तरीके से खड़े हो जाते हैं जैसे कि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आइंग बार बार उनके कानों को छेड़ रहा था, जिस वजह से रैबिट भी अपने पैरों को थप थप करने लगे थे, जिसका मतलब थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। आइंग जब अपने हाथों को मसलने लग जाता है तो वो रोने लग जाता है। ऐसा नहीं था कि जो आइंग था उसे बहुत ज़ोर से बाइट करा गया हो, नहीं, वो सिर्फ रो रहा था क्योंकि वो ऐसा ही है। आहिंग रोते रोते खाट के दूसरी तरफ जाता है और अपने गह को अपनी प्यारी प्यारी फिंगर्स दिखा के बोलता है, गगा देखिए ना, आपके खरगोशों ने मेरे हाथ में काट दिया है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गगा। इस तरीके से वो बहुत प्यारी तरीके से साथ साथ रोते रोते और छोटे छोटे आंसुओं से आज़ान का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है, बिकॉज़ आहिंग को अज़ान का अटेंशन ग्रैब करना बहुत ज़्यादा पसंद था। आइन को उतना भी दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन वो देख रहा था कि उसके गवाह किसी और चीज़ में ध्यान दे रहे थे। तो आइन को लगा क्यों ना वो अपने गवाह का अटेंशन ग्रैब करे, और ये हो भी गया, क्योंकि जब अज़ान ने अपने प्यारे से आइन को इस तरीके से नौटंक की तरह रोते हुए देखा तो वो समझ गया कहीं ना कहीं आइन को उसका अटेंशन चाहिए, और आसान भी उसके साथ उस तरीके से नौटंकी करने लगा, जैसे कि आसान ने बोला, ओ माय गॉड इधर दिखाओ मुझे। एंड वो आइन की फिंगर्स को चेक करने लगा। आइन की फिंगर्स में छोटे छोटे खून के दाने थे, लेकिन ठीक थे, ज़्यादा कुछ बाइट नहीं किया गया था। फिर भी आसान आइन को सेटिस्फाई करने के लिए उसके फिंगर में जेंटली फूंक मारने लग जाता है, और आइन ये देखकर हंसने लग जाता है, क्योंकि वो जो चाहता था वो मिल गया था। धीरे धीरे करके आसान आइन के फिंगर पे कंटिन्यूसली फूंक मारने लग जाता है और बार बार उससे पूछा था क्या वो ठीक है, और आइन बस यही बोला था, गगा थोड़ा और दर्द हो रहा है। इस वजह से जो आसान था और ज़्यादा उसके फिंगर पे फूंक मारने लगा था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे मून की जो लाइट थी और ज़्यादा शाइन कर रही थी उन चमकते तारों के नीचे। जब मून लाइट सीधा आसान के फेस में पड़ती है तो उसकी नेचुरल ब्यूटी इन्हेंस हो जाती है। वो नेचुरल ब्यूटी जिसे कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, और वो खूबसूरती जो एक स्ट्रेस और पेल इंसान, एक थके हुए इंसान के अंदर थी, वैसे उसके फेस में काफ़ी ज़्यादा पेलनेस था, लेकिन कोई भी डिनाई नहीं कर सकता अभी भी आज़ान बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक ऐसी ब्यूटी जिसे कोई भी अपनी नज़रें नहीं हटा सकता था। जब आहिंग ये देखता है और नोटिस करता है अपने गर्ल के फेस फीचर को, जो कि उसे फर्स्ट टाइम नोटिस हुए थे, तो वो देखता ही रह जाता है। हमेशा उसके गर्ल के फेस में एक थकान रहती थी, लेकिन कभी भी आई ने अपनी गर्ल के फेस के चार्म और ब्यूटी को नहीं देखा था। लेकिन आज जब मूनलाइट उसके फेस में फ्लिकर करी तो आइन ने इन सारी ब्यूटीज़ को देखा, जो कि फ्लॉलेस थी, जिसमें कोई भी कमी नहीं थी और कोई भी दाग नहीं थे। आइंग अपने गगा को देखने लगा और मन में सोचता है कि मेरे गगा इतनी हंस पहले से इतने हैंडसम थे, या फिर मैं आज नोटिस कर रहा हूँ गगा के फेस में कोई भी स्कार नहीं है और कोई भी दाग नहीं है। वो हमेशा ग्लो करते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत करे, चाहे कितनी भी हार्ड वर्क कर ले, हमेशा ग्लो करते हैं। कोई भी फेस में उनके दाना तक नहीं है। गगा कितने ज़्यादा हैंडसम है ना। इस तरीके से वो अपने आप पे क्वेश्चन करने लग जाता है। आइंग जब आज़ान के गालों को देखता है, जो कि ऑलमोस्ट लाइक थोड़े पेल थे, तो आइंग सोचने लग जाता है कि अगर उसके गगा के फेस और चिक्स प्लम्पी होते और चबी होते तो वो कैसे लगते, क्या वो बाउंस करते। ये सोच के आइंग अपने दूसरी फिंगर से आज़ान के सडनली चिक्स में पिंच करता है, जिस वजह से आइंग का टच आज़ान को फ्रीज कर जाता है। और आइंग जो था ना वो अभी भी आज़ान के गालों को वो करा था, पोक करा था। एंड पोक करते करते एक टाइम पे आज़ान को आइंग ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है जिससे आज़ान की हार्ट बीट एकदम रुक जाती है। आइंग पूछता है, गगा आप कितने हैंडसम हो ना, आपका फेशियल फीचर कितनी लाइन एकदम बेस्ट है, आपकी जॉ लाइन सब कुछ ब्यूटीफुल है।
ऐसे आइंग बोलता है, और आइंग तो अभी क्यूरियस था और वो आज़ान के फेसेस को टच टच करके देख रहा था कि उसके गर्ल की हर चीज़ कितनी परफेक्ट है ना, हर चीज़। तो ये क्यूरियोसिटी से हमारा प्यारा सा आइंग देख रहा था, लेकिन बेचारे आइंग को क्या पता था उसकी ये छोटी छोटी क्यूरियोसिटी की वजह से जो वो ट्रेस कर रहा था, जो वो टच कर रहा था, इस वजह से, जिसकी वजह से किसी दूसरे के दिल में इतनी हलचल हो चुकी थी कि वो अच्छी तरीके से ब्रीथिंग भी नहीं ले पा रहा था। कोई इस आइंग बेबी को बताए कि ऐसा ना करे, नहीं तो किसी और के अंदर कुछ और चीज़ें जाग जाएगी। बेचारा क्यूरियस सा इनोसेंट सा आइंग अपनी गर्ल के फेस को ट्रेस कर रहा था। आज़ान अपने मन में ही सोच रहा था, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो आइंग मेरे साथ में। तुम नहीं जानते हो किस तरीके से मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। तुम्हारी इनोसेंट सी आइज़ जो कि हमेशा एक स्माइल से इन्हेंस होती है और एक स्माइल से ब्राइट होती है। तुम नहीं जानते हो मैं कितना ज़्यादा अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम हमेशा मेरा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती हो, और मैं तुम्हारे सामने अच्छे तरीके से सांस भी नहीं ले पाता हूँ जब तुम मेरे इतने करीब होते हो। तो इस तरीके से मुझे मदहोश करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी भी याद है पहली बार जब तुमने मेरा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करी थी, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। मैंने आज तक किसी को भाव तक नहीं दिया था और हमेशा हर चीज़ को बोरिंग तरीके से देखा था। लेकिन आई, तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा इनोसेंट है, इतनी ज़्यादा प्योर थी कि फ़र्स्ट टाइम में ही मुझे तुम्हें देखकर कुछ होने लगा था, और साथ साथ में ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला गया। मुझे अभी भी याद है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, तुम किस तरीके से मुझे उस इनोसेंट आइज से, जिसके अंदर बहुत सारा गुस्सा था और बहुत सारी कंप्लेन थी, उस तरीके से मुझे देख रहे थे। वैसे भी उस टाइम पे जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं तुम्हारी आंखों की तरफ देख रहा था तो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी आंखों को नहीं छोड़ पा रहा था। तुम्हारा हर जोक, तुम्हारा हर टच और तुम्हारी हर कोशिश कि तुम मेरे करीब आ सको, कहीं ना कहीं मेरा अटेंशन ग्रैब करी थी। तुम्हारी वो डर्टी टॉक, तुम्हारी वो गंदी गंदी बातें सुन के मेरा दिल धड़कता था। बट तुम मेरी हालत नहीं समझ पाओगे। ये हमारा आइन, सॉरी आज़ान, अपने मन में ही सोच रहा था और अपने ख्यालों में घूमता। आइन जब देखता है कि उसके गगा पता नहीं क्या सोच रहे हैं, तो आइन अपनी गगा के सामने बार बार अपने हाथों को वेव करने लग जाता है, हिलाने लग जाता है एंड बोलता है गगा गगा। ऐसा वो ज़ोर से करके आज़ान को शेक करता है। फाइनली आज़ान वापस आता है होश में और बोलता हाँ। आइन बोलता है क्या हो गया, आप क्या सोच रहे हो गगा। इसमें आज़ान बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। आज़ान इसमें आइंग इसमें नोट करता है एंड उसके बाद दोनों के दोनों एक दूसरे को कटल कर लेते हैं और हक करके कब उन्हें नींद आ जाती है उन्हें भी समझ नहीं आता है। सीन कट करके सुबह के 4 बजे हमें घाटी के परे और फॉरेस्ट के पास के एक बहुत बड़े क्लिफ के ऊपर वाइट रोब्स पहने हुए कुछ डिसेबल्स को दिखाया गया, जिनके हाथ में स्क्वार्स थी और आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। उनके बाल उस ठंडी हवा में फ्लोट कर रहे थे और उनकी जो बैक थी एकदम स्टिफ थी। कोई भी कोई भी हलचल नहीं थे। तभी पीछे से एक फिगर को, जिसने खुद वाइट कलर के रोब्स पहने हुए थे और उस हवा में फ्लोट कर रहे थे, वो हमें आगे आते हुए दिखाया गया। वो उन डिसेबलों के साइड से पास होते होते अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए आगे बढ़ता है और क्लिफ के एकदम सामने जाके खड़ा हो जाता है और उन नॉन कल्टीवेशन वर्ड की दुनिया को ग्लैंस करने लग जाता है, घूरने लग जाता है, जैसे कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सारे डिसेबल आराम से चुप हो जाते हैं। तभी वो इंसान फिगर वो वहाँ पर जो खड़ा था वो बोलता है तो तुम यहाँ पर चुप रखे हो, 3 साल से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और 3 साल से तुम अपनी ड्यूटी से दूर हो, लेकिन कब तक तुम मुझसे छुप के रहोगे। बहुत हो गया है तुम्हारे टैंट्रम्स और बहुत हो गया है तुम्हारा छुपना। तुम एक लान हो और कभी भी लान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं रह सकता है। अगर तुम्हें इस ज़िंदगी से आज़ाद होना है तो तुम्हें पहले इस लान की बॉडी से आज़ाद होना पड़ेगा। लेकिन अब
तुम उस बॉडी में हो जो कि पहले से ही हमारी एंसेस्टर से बिलोंग करती है और तुम्हारा नाम कहीं ना कहीं लॉन से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें अपनी पोस्ट पे वापस आना पड़ेगा। तुम्हारा ट्रॉमा बहुत हो चुका है, लेकिन अब तुम देखोगे कि किस तरीके से पावर इमोशन से बड़ा होता है। ये सोच के वो इंसान फिगर वहीं खड़ा रह जाता है और ये सीन कट करके दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आचिंग और शिजे का, जो कि इनमें आराम से बैठे हुए थे और उनकी उनके बीच में टेबल के ऊपर चैनचिंग रखी हुई थी, जो कि थोड़ी गर्म हो चुकी थी क्योंकि इतने सालों के कोल्डनेस की वजह से, मास्टर के गुजरने के जुदा होने की वजह से जो चैनचिंग बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी, वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे गर्म हो गई थी और वो गर्माहट अभी भी चैनचिंग के अंदर थी और चैनचिंग में अजीब सी एनर्जी का फ्लो होने लगा था, क्योंकि इतने सालों के बाद उसने जब अपने मास्टर की एनर्जी को परखा, जाना, तो इस वजह से उसके अंदर की भी एनर्जी रिलीज़ होने लगी और कहीं न कहीं अपने मास्टर को पुकारने लगी। दूर से ही उसकी सेंट को महसूस करती हुई चैनचिंग अपने आप में ही जागरूक होने लगी थी। एनर्जी का फ्लो कहीं न कहीं आचिंग और याल ने देख रहे थे और वो समझ गए थे कि आचिंग ने कहीं न कहीं विंग की प्रेज़ेंस को महसूस कर लिया है और दोनों के फेस में एक रिलीफ था, स्माइल थी और कहीं न कहीं वो समझ चुके थे कि विंग उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। उसका महसूस करना, चैनचिंग का हॉट होना, एनर्जी को रिलीज़ करने का यही साइन है कि विंग उनके आस-पास ही है, लेकिन अभी हिडन है। से जय बोलती है, आशिंग, हमें लगता है कि विंग हमें यही मिलेगा। चैनचिंग का एनर्जी का फ्लो देखो, वो किस तरीके से चमक रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में चैनचिंग ने विंग की सेंट या फिर मैं उसकी एनर्जी को महसूस किया है और उसकी एनर्जी भी विंग को पुकारने की कोशिश कर रही है। आशिंग बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं विंग की खोज यहीं पर जाके ख़त्म हो जाएगी। इतने सालों के बाद चैनचिंग इतनी ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन फाइनली विंग के एक महसूस करते ही चैनचिंग वार्म होने लगी, उसमें पावर का फ्लो होने लगा। तो इसका मतलब है विंग अभी सुरक्षित है और हेल्दी है। बट अब हमें विंग को ढूंढना पड़ेगा और ये सब के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं विंग को ढूंढने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। से बोलती है, लगता है फाइनली विंग हमें मिल जाएगा। एंड आशन जैसे ही हमें मिलेगा, हम 2 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि पहले भी हमने आशियन को, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि आशन कोई सी भी डेंजरस जगह में रहे। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आशन को हम खोजें और उसके बाद आशन को अपने साथ अपनी दुनिया में वापस ले जाएं, जहाँ पर उसे हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं और सबके सामने सबसे छुपा के रख सकते हैं, ताकि हमारे भाई को कोई और हार्म ना कर सके। आशिंग, इस बार फाइनली हमें एक साइन मिला है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम आशिन को ज़रूर मुझसे मिलाओगे। कहीं ना कहीं आचिंग देख सकता था कि एक साइन की वजह से ही उसकी शीशे की हालत कितने ज़्यादा सुधरने लगी थी। उनकी आंखों में जो मरती हुई होप थी, वो और ज़्यादा जागने लगी थी। इसमें आचिंग डिटरमाइन के साथ कहता है, आज चीज़ें मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा और जब तक विंग नहीं मिल जाता है तब तक मैं उसे ढूंढता रहूँगा। जिसमें आशिंग अपनी जीजे को हक कर लेता है और उसकी जो बहन थी यानली, वो भी आशिंग को हक करने लग जाती है। यानली बोलती है, मैं अब और आशन से दूर नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज़ आशन को वापस ले आओ जल्द से जल्द। मुझे उसके लिए डर लगता है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि सारे लोग अभी भी आशन के पीछे पड़े हुए हैं। हमें कुछ ना कुछ करके आशन को फटाफट से युनमक ले जाना पड़ेगा। चैंग बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, एक बार फेस्टिवल को स्टार्ट होने दीजिए। कहीं ना कहीं फिर से चैनचिंग आशियन की वार्मथ को फिर से महसूस करेगी और इस बार मैं इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करूँगा। हर एक साइन, हर एक सेंट मैं ज़रूर चैनचिंग को महसूस करवाने दूंगा और इसके बाद चैनचिंग हमें खुद डायरेक्शन दिखाएगी। इसमें याली नोट करती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन कट होके 3 दिन के बाद
फेस्टिवल का दिखाते हैं जिसमें ऑलमोस्ट वैली के ऊपर, घाटी के ऊपर सारी चीज़ें डेकोर हो गई थी। लैम्प से भरा हुआ स्ट्रीट जिसमें वाइट कलर के थ्रेड से बने हुए रास्ते के ऊपर कैंप्स और चारों तरफ लोगों की बरसात और शॉप में अलग अलग चीज़ें जिसमें रोप्स, फूड स्टॉल और साथ साथ में रास्ते में फ्लावर्स की पास बनाए गए थे। और अब अभी जो था ना वो सुबह का टाइम था और सुबह के टाइम से ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का आवन जावन होने लगा था। अब हमें आयन के घर के बाहर आयन को पाउट करा हुआ दिखाया गया है, जो कि अच्छे तरीके से उसने कपड़े पहन रखे थे जिसमें आयन बहुत प्यारा लग रहा था। और गेट के बाहर में आयन के मित्र उसका इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी तरफ जो आज़ान था वो आयन के पॉकेट में कुछ सिक्कों को रख रहा था ताकि आयन कुछ खरीद सके। और आयन ने अभी पाउट इसलिए करा हुआ था क्योंकि आज़ान उसके साथ में नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा काम है। आइन बोलता है, गोगो आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि इस बार आप ज़रूर मेरे साथ फेस्टिवल में चलेंगे, और देखिए ना आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना गोगा। इसमें आसान बोलता है, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैंने बस यही बोला कि मैं तुम्हारे को इवनिंग में मिलूंगा फेस्टिवल के गेट के पास में, एंट्रेंस के पास में। आइन बोलता है, क्यों गगा, अभी तो सारी क्रॉप्स कट गई है ना, अब सब कुछ हो चुका है, अब फिर भी क्यों नहीं आ रहे मेरे साथ में गगा। आजान बोलता है, बिकॉज मुझे अभी पानी का सप्लाई देखना है वेजिटेबल्स में, लाइक जो खेत में उन्होंने सब्जियां लगाई है उनका सप्लाई देखना पड़ेगा आई। और उसके बाद मुझे ग्रैनी वैन से मिलने भी जाना है, उनको फेस्टिवल के क्रॉप के तोहफे भी तो देने हैं ना, है ना, वही तो हमारी फैमिली है, उनको तोहफे देना यही तो रीति रिवाज है ना। और तुम फिक्र क्यों कर रहे हो आई, मैं तुम्हें मिलूंगा ना, दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा पेड़ के पास में जहाँ से मेले की शुरुआत होती है। तब तक तुम इंतज़ार करो, मस्ती करो, मजाक करो, खरीदारी करो। आइन बोलता है, ठीक है ठीक है, अगर आप शाम तक नहीं आए ना तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाऊँगा। आइन बोलता है, ओके बाबा मैं ज़रूर आऊँगा, अब तुम जाओ। आइन इसमें बोलता है, गगा प्लीज़ जल्दी आएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, और मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। इसमें आज़ान अपनी आंखों को थोड़ा नैरो करता है और वो देख सकता था कि आइन के दिमाग में कुछ खुरापात चल रहा था। अजान बोलता है, अब मुझे ये मत बताना कि तुम पिछली बार की तरह उस मेले में कुछ ना कुछ कांड करने वाले हो। आइन ये बोलता है, नहीं गगा मैं इस बार कांड नहीं करूँगा, बट मेरे लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आज़ान बोलता है, मुझे बताओ तो ज़रा कि तुम मुझे क्या सरप्राइज़ देना चाहते हो। आइन बोलता है, सरप्राइज़ है सरप्राइज़, जब आप आओगे आपको पता चल जाएगा। दूसरी तरफ आइन वहाँ से भाग जाता है और बोलता है, अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरे दोस्त लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और गगा सही टाइम पे आ जाना। क्योंकि आइन को पता था अगर वो रुकेगा तो हज़ान और ज़्यादा उससे बात करने की और क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा, और जब तक वो नहीं बताएगा तो वो उससे पूछता रहेगा। और आइन इस वजह से वहाँ से नौदोग्यार हो जाता है, और हज़ान अपने आइन को जाते हुए देखता है और वो बस अपने सर को ना में हिलाता है और सोच में पड़ जाता है, अब ये लड़का क्या करने वाला है, आई होप कोई ट्रबल ना करे। ये सोच के आइन आज़ान अपने कामों में लग जाता है। दूसरी तरफ फेस्टिवल के टाइम पे आइन और उसके दोस्त जैसे ही एंट्री करते हैं ना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि 3 दिन के बाद फेस्टिवल का जो चीज़ें थी वो एकदम चेंज हो चुकी थी। इतनी सारी शॉप्स थी और इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोर किया गया था ना कि आइन और उसके जो दोस्त थे ना पहले तो बस देखते रह गए। वो स्टॉल जिसमें यमी यमी स्पाइसी स्प्रिंग रोल नूडल्स की हवाओं में खुशबू सूंघते ही सभी के सभी के पेट में चूहे कूदने लगे, और सभी के सभी सोचने लगे कि कौन सा स्टॉल में क्या क्या खाएंगे। लेकिन उससे पहले आइन बोलता है सबसे, देखो खाना पीना तो बाद में होगा और झूला झूलना भी, पहले हमें गगा के लिए कपड़े ढूंढने हैं, तो पहला मिशन है रोप्स को ढूंढना। ये सुन के सभी थम्स अप करते हैं और दो दो टुकड़ियाँ बना देते हैं, और सारी जितनी भी कपड़ों की शॉप्स थी उनमें चेक करने लग जाते हैं कि कैसे कैसे कपड़े आए हैं।
इस तरीके से इन सारे पंटरों को 15 मिनट गुजर गए, लेकिन किसी को भी कुछ पसंद नहीं आया था। अब उन्हें इतना पता था कि उन्हें वाइट कलर के और ब्लू कलर के रोब्स खरीदने हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे थे, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक उनमें कोई बात तो होनी चाहिए ना जो आज़ान पे ब्यूटीफुल लगे। और आइंग अपने ब्रदर के लिए सब कुछ बेस्ट करना चाहता था, गर्ल के लिए सब कुछ बेस्ट करना चाहता था। तो इस वजह से जैसे कोई किसी को कुछ मिलता तो वो आइंग को बताता, लेकिन आइंग मना कर देता था। शॉप वाले से काफ़ी ज़्यादा तू तू मैं मैं करने के बाद आइंग डिसअपॉइंट हो गया। अब पूरी मेले में एक ही शॉप बच गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी मेले की जितने भी कपड़ों की शॉप थी, रोब्स की शॉप थी, आइंग और उसके पंटरों ने खोज निकाली थी, लेकिन किसी को भी वो सेटिस्फाई वाला कपड़े जो कि आसान पे अच्छे लगे वो नहीं मिले थे। तो आइंग अपने पंटरों के साथ लास्ट टाइम थक हार के उस शॉप की तरफ चले जाता है। वो शॉप में जैसे ही पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान था जो कि उस गांव का नहीं था। वो इस गांव में नया, सिर्फ लाइक जो नया होता है ना, नया नया शॉपकीपर था। आज़ान आइंग जो उसको लाइक फेस्टिवल का विश करता है एंड वो बोलता है, अरे आप तो यहाँ के नहीं लग रहे हो और आपका शॉप भी नया लग रहा है। तभी जो शॉपकीपर था उसमें रिप्लाई देता है, ऑफ कोर्स मैं इस बार यहाँ पर आया हूँ, मैंने इस फेस्टिवल के बारे में बहुत सुना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार अपनी शॉप यहाँ लगाई गई। आइंग बोलता है, ये तो अच्छी बात है, क्या आप मुझे वाइट कलर में और ब्लू कलर में कुछ रोब्स दिखा सकते हैं? आप प्लीज़ मुझे सिंपल मत दिखाएगा, मुझे कुछ ऐसे रोब्स चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो और इनकी नक्काशियाँ सबसे अलग हो और इतने ज़्यादा खूबसूरत हो कि इंसान उन्हें पहनने के बाद एकदम चमक उठे और मेरे मन को भाना चाहिए। इसमें जो जो वो था ना, लाइक जो शॉपकीपर था वो बोलता है, मैं समझ गया हूँ आपको किस तरीके की रोप्स चाहिए। वैसे ना मैं ना बहुत दूर दूर तक सफ़र करता हूँ और कई वर्ष में देशों में जगहों में जा चुका हूँ, और मेरे पास कई रोप्स के अलग 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 पैटर्न है जो मैं नया लेके आया हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। आइंग बोलता है, ऑफ कोर्स प्लीज़ आप मुझे वही दिखाइए। इसमें जो शॉपकीपर था वो अपनी दुकान के उस साइड में चला जाता है जहाँ पर उसने अपनी जो रिमेन लाइक जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो रखी हुई थी। कुछ चीज़ें उसने शॉप में हटका के रखी हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वो अंदर चला जाता है। आइंग और ये सभी के सभी वहाँ वेट करने लग जाते हैं। लूसी बोलती है, गगा आपको लगता है इस शॉप्स में हमें आज़ान गगा के लिए कुछ अच्छा मिल पाएगा? आइंग बोलता है, मुझे नहीं पता है, शॉपकीपर कह रहा था उसके पास अलग कपड़े हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, तो हो सकता है हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। इसमें सजोई बोलता है, बट अगर नहीं मिले तो? आइंग बोलता है, चुप रहो, ऐसा मत बोलो, अगर नहीं मिले तो हमें ग के लिए कुछ और चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं होप करता हूँ कि शॉपकीपर हमें डिसअपॉइंट ना करे। थोड़ी देर के बाद शॉपकीपर एक आवाज़ करता है और आइंग और सभी के सभी लोग उनके पास में जाते हैं और एक एक करके वो डिफरेंट नक्काशियों के अलग अलग तरह के पैटर्नों के रोब्स को उन्हें दिखाने लग जाते हैं। आइंग जब रोब्स को देखता है ना, उसकी आंखें चौड़ी की चौड़ी रह जाती है, क्योंकि उनकी नक्काशियाँ बहुत खूबसूरत थी और देखने में ऐसे लग रहे थे कि ये यहाँ के रोब्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के रोब्स एकदम नॉर्मल होते हैं और आइंग ने कभी इतने खूबसूरत नक्काशियों वाले रोब्स नहीं देखे थे। आइंग की आंखें चमकने लग जाती हैं। आइंग ना क्यूरियोसिटी से बोलता है शॉपकीपर से, अरे आपके पास तो बहुत खूबसूरत रोब्स है और ऐसे रोब्स तो मैंने यहाँ पर किसी के पास में नहीं देखे, आप इन्हें कहाँ से लेके आए हैं? इसमें शॉपकीपर बोलता है, तुम नहीं जानते हो, मैं दूर दूर तक यात्रा करता हूँ और तुम्हें पता है ये जो रोब्स है ना, मैं दूर किसी देश कल्टीवेशन वर्ल्ड से लेके आया हूँ जहाँ पर रोब्स की दुनिया है और वहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत रोब्स मिलते हैं। तो मैं भी उस बार वहाँ पर गया और इन सारे रोब्स को खरीद के ले आया, देखो ना तुम्हें खूबसूरत लगे? आइंग बोलते ये तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अब आइंग अपने पंटरों को ना मैसेज करता है, लाइक इशारा करता है कि वो देखे कौन सा अच्छा है। इसमें आइंग बोलता है, वैसे ना मेरे गर्ल को ब्लू और वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या मुझे ब्लू और वाइट में कपड़े दिखाएंगे? इसमें जो इसमें जो शॉपकीपर था वो बोलता है, ऑफ कोर्स आपको अगर सफ़ेद और नीले कलर में कुछ चाहिए तो मेरे पास एक दूर देश के कल्टीवेशन वर्ड के एक
बहुत खूबसूरत क्लैन के रोब्स हैं जो कि वाइट और ब्लू कलर जाना जाता है, और उनकी नक्काशियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी। तो क्या तुम चाहो तो मैं वो दिखा सकता हूँ? आइन बोलता है ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद शॉपकीपर एक ब्लू कलर के और वाइट कलर के फैमिलियर से कपड़ों को बाहर निकालता है और सीधा आइन के सामने रख देता है। आइन जब उस कपड़ों को देखता है ना, तो वो देखता ही रह जाता है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थे ना, और उसमें बादलों की नक्काशियाँ और साइन बने हुए थे। आइन को 2 मिनट के लिए कन्फ्यूजन हो जाती है जब वो उन बादलों के नक्काशियों वाले साइन देखता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने ये कहीं देखा है, और धीरे से एक अजीब सी याद उसकी आंखों के सामने आ जाती है, और कब चली जाती है उसे पता नहीं चलता है। उसके दिमाग में एक अजीब सी झंझनाहट सी होती है। अपने सर को पकड़ के आइन कन्फ्यूज हो जाता है। शॉपकीपर बोलता है, तुम ठीक हो? आइन बोलता, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बट ये कपड़े बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहे हैं, ये साइन इसमें। शॉपकीपर बोलता है, फैमिलियर? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वर्ड में उन वर्ड की कोई भी कपड़े मेरे अलावा नहीं बेचता है। हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हुई हो। आइन कंफ्यूज था, मन में कुछ चल रहा था, दिमाग कुछ और सोच रहा था, दिल कुछ और बोल रहा था, लेकिन आइन इन सारी चीज़ों को परे लगता है। वो बोलता है, ठीक है आप मुझे ये दोनों दे दीजिए, ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, और ग्राहक को भी पसंद आएंगे। कितना हुआ है? शॉपकीपर बोलता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। आइंग बोलता है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप कितना चाहते हो? तो इसमें शॉपकीपर बोलता है कि उसे 20 मुद्राएं चाहिए। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, क्योंकि कपड़ा भी बहुत ज़्यादा प्यारा था और ये कल्टीवेशन वर्ड से आया था, और कहीं ना कहीं वो कपड़े का पैटर्न आइन के मन में छू गया था। उसकी आंखें कहीं ना कहीं आज़ान को इमेजिन कर रही थी, और उसकी आंखों में वो कपड़े आज़ान के ऊपर बहुत प्यारे लगेंगे, ये सोच के आइन बिना कोई बार्गेनिंग करके उन पैसों को जो कि उसने बेबी सिटिंग से कमाए थे उन्हें दे देता है, और शॉपकीपर उसे पैक करके आइन को दे देता है। आइन उसे बहुत सिक्योरली अंदर रखता है। वो कपड़े बहुत ज़्यादा ठंडे थे और बहुत प्यारे थे, इतने प्यारे थे, इतने ब्यूटीफुल थे कि आइन को डर लग रहा था कि कहीं वो गंदे ना हो जाए। इसीलिए उसे डबल पैक कराने के बाद वो फटाफट से उसे अपने साथ ले जाता है। और अभी आइन खुश था, और वो सोच रहा था कि जब गगा को पता चलेगा कपड़ों के बारे में, तो वो कितने ज़्यादा खुश होंगे ना, और फाइनली गगा के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा। आइंग ये मन में सोच के हंसने लग जाता है। उसके बाद आइंग सोच लेता है कि अब उसे अपने भी लिए भी कुछ खरीदना चाहिए। उसके बाद यहाँ से शुरू होती है उनकी मेले की जर्नी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। जैसे सबसे पहले वो खिलौनों की दुकान में जाते हैं और अलग अलग चीज़ों को ख़रीदने लग जाते हैं जो कि उन्हें पसंद आए, और उसके बाद में वो खड़े होकर वहाँ पर पपेट शो भी देखते हैं। आइंग और सभी के सभी लाइक उसके जो दोस्त थे पपेट शो देखने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और वहाँ पर कहानियाँ सुनाई जा रही थी, एक वीर योद्धा की और उसके दोस्त की, उसके प्यार की। और आइंग को प्यार की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए जब भी उनके गाँव में कोई पपेट शो वाला आता है, लाइक होते ना, पपेट शो को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, मुँह भूल गई। ओके, कठपुतलियों का खेल, हाँ, आता था तो आइंग ज़रूर देखता था। और वहाँ पर कठपुतलियों का खेल दिखाया जा रहा था, जिसमें एक प्यार की कहानी दिखाई जा रही थी, और आइंग को वो बहुत पसंद आती है। आइंग और उसके दोस्त भीड़ के बीच में खड़े होकर देखने लग जाते हैं। अब इसमें ना लूसी का जो हाइट था वो बहुत छोटा था, तो आइंग लूसी को अपने कंधे में बैठा के जो कठपुतलियों का खेल था उसे दिखा रहा था, और बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसी ऐसी क्राउड के साइड में हमें आचिंग को दिखाया गया। आचिंग विंग के खोज में, आशन के खोज में सुबह से लगा हुआ था, लेकिन एक भी बार चंचिंग नहीं चमकी थी, और आचिंग को बुरा लगने लग जाता है, एक डिसअपॉइंटमेंट छाने लग जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। दूसरी तरफ आचिंग के युनमक के सोल्जर नॉर्मल कपड़े पहन के नॉर्मल इंसानों की तरह खोज करने लग जाते हैं, और हर एक इंसान को कहीं ना कहीं वांग जी और विंग का पिक्चर, लाइक जो पोर्ट्रेट था उसे दिखाने लग जाते हैं। लेकिन कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि वो पोर्ट्रेट जो था ना, लाइक काफ़ी ज़्यादा शॉप के वहाँ पर जो लोग थे ना, वो सभी के सभी दूसरे विलेज से आए थे। और
आशियन और विंग को कोई नहीं जानता था उसमें से, तो हर कोई मना कर रहा था। दोपहर की जो धूप थी चढ़ने लगी थी और आचिंग को थकान हो रही थी। आचिंग जब उसका नजर आता है पपी शो पे, तो आचिंग की कदमें वहीं रुक जाती है। कहीं ना कहीं आचिंग जब पपेट शो को देखता है तो उसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लग जाती है। आचिंग मन में सोचता है, आशन को भी तो पपेट शो कितना ज़्यादा पसंद था ना। वो हमेशा हमेशा हमें बोलता था कि उसे पपेट शो देखना है और हम हमेशा उसे यहाँ पर लेके आते थे। मुझे चिढ़ होती थी हमेशा कि ये पपेट शो क्या है, लेकिन सिर्फ आशन के लिए हम सब यहाँ पर आया करते थे। उसकी वो स्माइल, वो कितना ज़्यादा खुश हो जाता था ना। अगर आशन यहाँ पर ज़रूर होगा तो वो पपेट शो देख रहा होगा। क्या मैं सही सोच रहा हूँ या फिर मेरे दिल की एक कल्पना है। आइंग पपेट शो को मज़े में वो करा था। तभी ना आशिंग जो जो वहाँ पर सिजोई था ना, वो दूर एक जो शॉप में ना स्प्रिंग्स रोल को देखता है। तो अ, वो बोलता है, आएंगे गगा, आप यहीं रुकिए, मैं स्प्रिंग रोल लेके आता हूँ। तो उसमें आशियन बोलता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। तब तक जब तक वो बोल पाता है तो सिजोई चला जाता है और आइंग उसे जाने के लिए दे देता है। ऑफ कोर्स सिजोई छोटा है लेकिन वो हर रास्ते गलियों को जानता है। तो सिजोई चला जाता है और स्प्रिंग रोल को खरीद के अपने दोस्तों के लिए और आइंग के लिए लेके आने लग जाता है। और आचिंग वहीं पर ही खड़ा था और सोच रहा था विंग के बारे में और पपेट शो के बारे में। और उसके अंदर, उसकी आंखों में दुखी उदासी दिख ही सकते थे और उसके सपने जो कि चूर हो रहे थे। हर वो बचपन की यादें जो कि उसकी आंखों से फेड हो रही थी। सुजोई काफ़ी ज़्यादा लाइक रन करके आ रहा था, भाग के आ रहा था। सडनली ना एक इंसान पपेट शो के दौरान सिजोई से टकरा जाता है और सिजोई सीधा एक अनजान इंसान के लाइक पैरों में जाके टकरा जाता है। और वो एक अनजान सा इंसान आचिंग था। आचिंग थोड़ा लड़खड़ाता है और थोड़ा होश से बाहर आता है और सुजय नीचे गिर गया था। सुजय को नीचे गिरा हुआ देखकर आचिंग जब नीचे देखता है तो उसे दिखता है कि बच्चा नीचे गिर चुका है। आचिंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दो" एंड ये देखकर आचिंग उसका मदद करता है। सिजोई जब ऊपर देखता है तो एक अनजान सा इंसान उसे उठा रहा था। आचिंग सिजोई की तरफ देखता है जो कि कम से कम 12 साल का एक छोटा सा बच्चा लग रहा था। आचिंग बोलता है, तुम ठीक हो? सिजोई बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। इसमें आचिंग बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ढंग से चलो, काफ़ी भीड़ है। तो आचिंग बोलता है, ठीक है। सिजोई बोलता है, ओ सॉरी, आचिंग बोलता है, तुम अकेले हो क्या? तो सिजोई बोलता है, नहीं नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने गह के साथ में आया हूँ। तो आचिंग बोलता है, "अ, ठीक है, कहाँ पर है तुम्हारे गगा?" तो सिजोई क्राउड के साइड में सामने सबसे बीच में एक इंसान को, जिसने अपने सर के ऊपर एक छोटी सी बच्ची को पड़ा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करता है। अभी आइंग का जो पीठ थी वो आचिंग की तरफ थी। आचिंग जब उस फिगर की तरफ देखता है ना, अजीब सा उसे एहसास होता है। वो शोल्डर, फैमिलियर शोल्डर। आचिंग कन्फ्यूजनली देखने लग जाता है। आचिंग बोलता है, ये तुम्हारी गगा है? तो सुजोई नोट करता है। आचिंग को पता नहीं क्यों क्यूरियासिटी होने लग जाती है। आचिंग बोलता है, क्या तुम अपने गगा का नाम बता सकते हो? तो सिजोई बोलता है, मेरे गगा का नाम है, इस तरीके से वो बोलने लग जाता है और आचिंग को बहुत क्यूरियोसिटी होने लग जाती है। सिजोई बोलते हैं, मेरे गगा का नाम है आइंग। ये सुन के आचिंग डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि आइंग नाम के किसी भी बंदे को वो नहीं जानता है। उसे वो ढूंढ रहा है विंग को। अब आचिंग को ये नहीं पता था। तो आचिंग बोलता है, ओ ठीक है। सिजोई जब देखता है कि वो पर्सन कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहा है, सिजोई बोलता है, क्या हो गया है दागा, आप इतने ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो? खुशी का माहौल है और आप उदास लग रहे हो और मैंने आपको कभी यहाँ पर नहीं देखा। क्या आप यहाँ पर नए आए हो? तो इसमें आचिंग नोट करता है एंड वो बोलता है, एक्चुअली मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ और मैं उसे बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ। वो मेरा भाई है, वो मुझसे दूर हो गया है, जुदा हो गया है। अब मुझे उसे खोजना है लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा है और मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूँ। ये देखकर सिजोई को बहुत बुरा लगता है। सिजोई बोलता है, आप फिक्र मत कीजिएगा, आपको एक ना एक दिन आपके ब्रदर ज़रूर मिलेंगे, भगवान चाहे तो। ये सुन के आचिंग बोलता है, थैंक यू सो मच। सिजोई को बहुत बुरा लग रहा था आचिंग के लिए।
सिसोई बोलता है, आप फ़िक्र मत कीजिए, एक काम कीजिए, आप ना मुझे बाद में मिलिए, इस फेस्टिवल के बाद में मैं इस गाँव का चप्पा-चप्पा जानता हूँ और मेरे गगा भी, हम सब यहाँ पे खेलते रहते हैं ना, इस वजह से। तो अगर आपको किसी भी इंसान को ढूँढना है, तो हमें ज़रूर बताना, मैं आपकी और मेरा गगा आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, ओके? इसमें आचिंग बोलता है, थैंक यू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ओके मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। सिजोई वहाँ से चला जाता है और आचिंग उसे देखने लग जाता है। उसके बाद आचिंग का सोल्जर आके आचिंग के कान में कुछ बोलता है और आचिंग उस पपेट शो से चला जाता है। जैसे ही सुजोई उसके पास में आता है आइंग के, आइंग बोलता है, अरे तुम कहाँ थे इतनी देर से? सिजोई बोलता है, गा मैं गिर गया था, एक बहुत बड़े इंसान ने मेरा हेल्प किया। फिर उसके बाद में आइंग बोलता है, तुम ठीक हो ना? आचिंग वो तो हमारा सज़ुई बोलता है, हाँ। सज़ुई बोलता है, उस गगा ने मेरी हेल्प की थी। अब इसमें ना आइंग पीछे देखता है, लेकिन तब तक आचिंग जा चुका था। आइंग बोलता है, कौन सा? तब विंग सज़ुई जैसे पीछे देखता है ना, तो वो इंसान वहाँ से गायब हो गया था। तो सज़ुई बोलता है, लगता है वो यहाँ से चले गए हैं ना, पता उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। वो ना अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो कि खोल चुका है, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आइंग बोलता है, ओ कोई बात नहीं, अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा होता है, भगवान करे उनका भाई उन्हें जरूर मिल जाए। इसमें सुसाई भी नोट करता है। उसके बाद लूसी बोलती है, गगा मुझे अब भूख लग रही है, क्यों ना हम अब स्टॉल्स को एक्सप्लोर करें जहाँ पर अलग अलग चीज़ें थी। और गगा मुझे सबसे पहले स्पाइसी नूडल्स बीफ खाना है, इस तरीके से जो भी होता है वो। तो इसमें आइंग बोलता है, तो चलो फिर खाना पेट पूजा कर लेते हैं। तो ऐसे कह के आएंगे और ये सभी के सभी स्टॉल्स में चले जाते हैं। समय बीतने लग जाता है, धीरे धीरे करके रात पड़ने लगी थी, सॉरी शाम होने लगी थी। और शाम के साथ साथ वहाँ पर लालटेन भी जलने लगी थी। वैसे जैसा सुबह के साथ खूबसूरती के साथ वो फेस्टिवल चला था, रात के साथ होते होते वहाँ पर फेस्टिवल में और ज़्यादा रौनक आने लगी, और ज़्यादा लोग वहाँ पर गैदर होने लगे, और फ्लावर्स चारों तरफ से गिरने लगे, और साथ साथ में और ज़्यादा उनकी खूबसूरती बढ़ने लगी। झील के पास में न्यू न्यू जो लालटेन थे वो भी बहने लगे, और ऊपर भी रात का मंजर सुबह से भी और खूबसूरत था। जैसे ही आफ्टरनून का टाइम हुआ, सॉरी रात नहीं हुई थी और शाम होने लगी थी, तब तक हमारे आइंग और सभी के सभी ने कुछ खा लिया था और खिलौने खरीद लिए थे, और साथ साथ जो नए नए झूले थे उन्हें भी झूल लिए थे। आइंग जो था ना अभी मस्ती से अपने दोस्तों के साथ में घूम रहा था, और सोच रहा था कि उसके गगा कब आएंगे, क्योंकि अभी टाइम था आने में। तो आइंग ना ऐसी मज़े मस्ती में घूम रहा था और यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रहा था। दूसरी तरफ आचिंग विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हर समय हर जगह वो ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उस जगह में वो जा रहा था तो विंग वहीं से गुजर जा रहा था। ये उसके डिसअपॉइंटमेंट था क्या था, उसका हर एहसास आचिंग को फील हो रहा था, हमारी चैनचिंग को फील हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार आचिंग जो था ना उससे फिर गायब हो जा रहा था। इस तरीके से वहाँ पर कुछ चल रहा था। आचिंग जो था ना वो थक चुका था, तो आचिंग एक जगह में जाके बैठ जाता है, और बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने लग जाता है। धीरे धीरे करके आचिंग को ऐसे लगने लग जाता है कि ये सब कुछ बेकार है। नहीं, विंग कहाँ है? अगर वो यहाँ है तो चैनचिंग कोई एहसास क्यों नहीं करवा रही है? क्या वो गलत ढूंढ रहा है? क्या सच में विंग यहाँ से जा चुका है? ये सोच के आंची को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है, और उसे थकान भी होने लग जाती है। उसे इस बात चीज़ का भी डर सताने लग जाता है कि अगर विंग यहाँ से चला गया तो फिर से उसे वो कहाँ ढूंढेगा। चारों तरफ सोल्जरों ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन पोर्ट्रेट को किसी ने भी पहचानने की कोशिश नहीं करी। इसमें आचिंग जो था ना बस बैठा रहा और सोचने लगा कि गॉड आप इस तरीके से मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। मुझे अपने भाई को ढूंढना है, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ बस एक बार मेरे भाई को मुझसे मिला दो। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका हमेशा खुशगुजार रहूँगा। बस एक बार मुझे उस चेहरे को दोबारा से दिखा दो, जिसे देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा तरस रहा हूँ। मेरी आंखें एकदम सूख चुकी है उसे देखे बिना। प्लीज़ एक बार, हाँ
मैं जानता हूँ कि एक बार मैंने आपसे बोला था कि मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ, पर मैं नादान था उस टाइम पे, मैं अनजान था, मैं जेलस था, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि आशियान मुझे छोड़ के चला जाए। बस एक बार में मेरे भाई को मुझसे मिला दो, प्लीज़ एक बार में। एंड ये चीज़ वो बार-बार गिड़गिड़ा रहा था। आशिन जो सॉरी सॉरी आज़ान सॉरी आइन जो था ना, अभी आराम से स्टॉल के सामने बैठा हुआ था और चीज़ें खा रहा था। तभी ना जो शिज़ुई था वो बोलता है, अरे गगा, हम तो पिछले शॉप में पिछली शॉप में जो वहाँ पर जो पानी पूरी की स्टॉल लगी हुई थी ना, वो तो भूल ही गए हैं और मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए लेके आएँगे? इसमें आइंग बोलता है, तुम कितने बड़े भुक्कड़ हो और गगा का आने का भी टाइम हो गया है और तुम स्टिल खाने की बात कर रहे हो। इसमें सुजोई बोलता है, प्लीज़ गगा, प्लीज़ ना, बस एक बार। अब इसमें ना सुजोई थोड़ा जिद पे आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसे पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें विंग आइंग हार मार के बोलता है, ठीक है, तुम एक काम करो, इन कपड़ों को पकड़ो और जाओ, सीधा जाके पेड़ों के पास में खड़े हो जाओ, ठीक है, वहाँ से खिसकना मत और ध्यान रखो अगर गगा आए तो उन्हें वहीं पर वेट कराओ क्योंकि उनके आने का समय हो गया है, एकदम शाम होने को आई है, समझ आए तुमने? तो एक काम करो, जाओ, कपड़ों को लो, पेड़ों के पास में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी लेके आता हूँ। इसमें सारे के सारे बच्चे नोट करते हैं, विंग से रोप्स लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो मेले के गेट में जाके आज़ान के इंतज़ार कर सकें। दूसरी तरफ आइंग शाई करता है और वो सीधा पानी पूरी के स्टॉल पे जाने लग जाता है ताकि उसे मिल सके। अब इधर आइंग जो था ना, वो फटाफट से पानी पूरी के स्टॉल पे जाता है जिसमें बहुत भीड़ थी। आइंग लेने की कोशिश करता है और कम से कम उसे 10 मिनट गुजर जाते हैं। 10 मिनट के बाद धक्का मुक्की के बाद आइंग फाइनली कम से कम 20 जितने भी पैसे हैं उनको पैकअप करके वहाँ से लेता है और जाने लग जाता है। अब आइंग जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी में ही आचिंग बैठा हुआ था। आइंग जैसे ही वहाँ से गुजरता है तभी एक लेडी को आज आइंग वहाँ पर गिरा हुआ देखता है और वो लेडी काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस थी एंड वो थी हैंडीकैप थी। आइंग को बहुत बुरा लगता है तो आइंग फटाफट से उनके पास जाता है और उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। जैसी वो लेडी खड़ी हो जाती है तो आइंग उनको सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने के बाद वो लेडी उसे ब्लेस करती है और आइंग एक स्माइल करता है। स्माइल करने के बाद जब लेडी वहाँ से जा रही थी तो आइंग को बहुत अच्छा लगता है कि उसने किसी का हेल्प करा। और उस समय जो था ना, आइंग बिल्कुल आचिंग से बहुत ज़्यादा पास में था, बस इतनी दूर आई थी कि आचिंग अपने हाथों की तरफ देख रहा था और आइंग की पीठ आचिंग की तरफ थी। आइंग जो था ना बहुत खुश था, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी सडनली आचिंग के कपड़ों के अंदर जो चैनचिंग थी वो बहुत तेज़ी से हिलने लगी और कहीं ना कहीं चैनचिंग ने वहीं की जो आहट थी उसे महसूस कर लिया और वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और अपने आप को जुदा करने की कोशिश करने लगी। आचिंग जो कि अपने फेस हाथों की तरफ देख रहा था वो अपने कोट में महसूस करने लगा और वो समझ गया। जैसे कि उसने अपने कोट को ओपन किया और चैनचिंग की तरफ देखा तो वो डेस्परेटली भागने की कोशिश कर रही थी। आचिंग को कहीं न कहीं एक होप आ गई और आचिंग ने बोला, क्या तुमने सच में विंग को ढूँढ लिया है? प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ चैनचिंग, प्लीज़। ऐसे कहकर वो चैनचिंग को जो उसने वहाँ पर बाँधा हुआ था चैनचिंग को, उसे खोल देता है और चैनचिंग हवा में फ्लोट करते हुए सीधा विंग की तरफ भागने लग जाती है। अब आचिंग जब ये देखता है ना तो उसकी नज़रें भी आगे की तरफ जाती है क्योंकि चैनचिंग भी आगे की तरफ भाग रही थी। चैनचिंग जैसी आगे की तरफ भागती है तो वो सीधा जाके एक फिगर के सामने, उसके कदमों के सामने गिर जाती है और वो जो फिगर था उसके सामने गिरने के बाद एक ज़ोर से आवाज़ आती है और आचिंग उस फिगर की तरफ देखता है जिसने उसकी तरफ पीठ करी हुई थी। सडनली विंग के सामने एक बांसुरी गिर गई और आइंग के सामने एक बांसुरी गिर गई और वो कंफ्यूज हो गया। आइंग बोलता है, ये बांसुरी किसकी है? क्या ये वो उस ओल्ड लेडी की बांसुरी है? मुझे उसे देना पड़ेगा। तो विंग उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। आचिंग पीछे से बहुत ज़्यादा डेस्परेटली पर धीरे धीरे करके आ रहा था
और वह देख रहा था कि किस तरीके से वो फिगर डाउन हो गया था और वो चैनचिंग को देखने लगा। आचिंग बहुत सारा डर रहा था कि अगर ये फिगर भी विंग नहीं हुआ तो वो बेकार हो जाएगा, लेकिन वो जानता था चैनचिंग जानती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चैनचिंग उसे इशारा कर रही थी। विंग ना फ्लूट को देखने लग जाता है एंड जब वो उस फ्लूट को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। वो इतना ज़्यादा प्यारा खूबसूरत सी फ्लूट थी ना, जिसे देखकर जो आशियन था आइन था उसे देखता रह जाता। इतनी प्यारी वहाँ पर नक्काशियाँ करी गई थी और इतना खूबसूरत था ना, जिसे देखकर आइन को ना अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग जाती है। आइन अपने मन में बोलता है ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, बट ऐसा क्यों लग रहा है, इसे मैंने कहीं देखी है, क्या मैं इसे छूऊं? ऐसे सोच के आइंग उस फ्लूट को छूने के लिए जाता है और आइंग फाइनली इस फ्लूट को उठा भी लेता है। ये देखकर आचिंग शॉक हो जाता है और आचिंग दौड़ के आइंग के कंधे पे हाथ रखता है। आइंग शॉक हो जाता है, टेंस हो जाता है कि इसके कंधे पे किसने हाथ रख दिया है और फ्लूट भी आइंग के हाथों में चमकने लग जाती है। आइंग का अब दिल धड़कने लगा था, उसको अजीब अजीब से एहसास होने लगे थे और वो घबराना स्टार्ट कर गया था। वो समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। आइंग 2 मिनट के लिए भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है। उस फ्लूट को हाथ में ही महसूस करके आइंग के सर में बहुत ज़ोर से दर्द होने लग जाता है और धीरे धीरे करके कुछ फ्रिक्शंस उसके दिमाग में चढ़ने लग जाते हैं। आइंग जैसे ही ये महसूस करता है तो वो धीरे से पीछे मुड़ता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो एक स्ट्रेंजर बट फैमिलियर महसूस होने वाले इंसान की तरफ देखता है, जिसका फेस उसे कहीं ना कहीं देखा सा लग रहा था। जैसी आइंग पीछे मुड़ता है, जिसके हाथ में चैनचिंग थी, ग्लो कर रही थी। आचिंग जब आइंग का फेस देखता है ना तो उसी वो देखता रह जाता है। हवा का रुख चेंज हो गया था। आइंग आचिंग के ऊपर फ्लावर्स गिरने लग जाते हैं और आचिंग बस देखने लग जाता है। उसका भाई उस इंसान को जिस इंसान को वो 30 साल से ढूंढ रहा था, वो उसके सामने ऐसी हालत में खड़ा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। आचिंग बस उसे देखने लग जाता है और आचिंग को समझ नहीं आया था कि वो कैसे रिएक्ट करे। आचिंग बस उसे देखने लगा और आइंग को समझ नहीं आ रहा था ये इंसान कौन है, जो कि दिखने में फैमिलियर है लेकिन आइंग उसे पहचान नहीं पा रहा है। ये सोच के आइंग को समझ नहीं आ रहा था। आइंग को समझ नहीं आता है वो इंसान उसे क्यों ऐसे देख रहा है, जैसे कि वो उसके लिए उसे जानता है। आचिंग बस उस इंसान को देख रहा था जो कि उसका भाई था। उसके भाई का फेस इंसान बिल्कुल वो चेहरा जो उसने 3 साल से नहीं देखा था, वो मासूम चेहरा जिसे आचिंग बहुत ज़्यादा याद करता है। आचिंग का आज सर्च एकदम ख़त्म हो चुकी थी। आचिंग आइंग के दोनों कंधों को पकड़ लेता है एंड बोलता विंग, तुम कहाँ थे विंग? विंग ऐसा ना वो बोलने लग जाता है। ये देखकर आइंग थोड़ा डर जाता है और वो आचिंग को थोड़ा धक्का देता है क्योंकि वो डर चुका था। सडनली इस तरीके से उसे ग्रैब करना और अजीब नाम से बुलाना आइंग को बहुत अजीब लग रहा था। साथ साथ आइंग के सर में दर्द होने लग जाता है। आइंग का पुश करना आचिंग को समझ नहीं आता है। आचिंग जब आइंग की आंखों की तरफ देखता है, उसके एक्सप्रेशन इस तरीके से थे कि वो आचिंग को पहचान नहीं रहा था। एक ऐसा पर्सन जो कि इसके लिए स्ट्रेंजर हो, लेकिन ऐसा क्यों? आचिंग तो उसका भाई है ना। आचिंग बोलता विंग। आइंग बोलता है आप मुझे ऐसे कैसे टच कर सकते हैं और आप हो कौन, और ये विंग कौन है? आप मुझे गलत सुन रहे हो, मेरा नाम आइंग है। ये सुन के आचिंग को समझ नहीं आता है ये क्या बोल रहा है। आचिंग बोलता है विंग तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं हूँ आचिंग। विंग आइंग थोड़ा कंफ्यूज। विंग बोलता है सॉरी बट मैं आपको नहीं जानता हूँ और मुझे जाना पड़ेगा, क्या ये फ्लूट आपकी है? तो आचिंग समझ नहीं पाता है। आचिंग कुछ नहीं बोलता है। वो बदलते हुए चेहरे को देख रहा था, वही चेहरा लेकिन हरकतें सब कुछ बदल चुकी थी। वो आचिंग को एक अनजान इंसान की तरह देख रहा था। बट क्यों? क्यों विंग ऐसे हरकतें कर रहा है? क्या वो उसे भूल चुका है या फिर वो आचिंग से नाराज है? आचिंग को समझ नहीं आता है। आचिंग बोलता है विंग तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मैं हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानते? आइंग बोलता है नहीं मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं आपको पहचानता हूँ? एक्सक्यूज़ मी, अगर आप मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं इतना बुद्धू भी नहीं हूँ। मैं आइंग हूँ, मैं इस
हमेशा से इस गांव में रहता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे जानता हूँ। आप मुझे ट्रिक करने की कोशिश मत करो। लो अपनी बांसुरी को और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर आइंग जो था ना, आचिंग को उसकी बांसुरी पकड़ाता है और वो वहाँ से चला जाता है। बांसुरी जैसे कि आचिंग के हाथ में आती है तो आचिंग उसे नीचे फेंक देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक करंट आचिंग का हाथ में बांसुरी ने दे दिया था, क्योंकि बांसुरी सिर्फ विंग को टच करने देती है, ना कि किसी और को। इस वजह से बांसुरी को आचिंग ने नीचे गिरा दिया और जो बांसुरी थी वो अभी भी लड़खड़ा रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। जैसे जैसे आइंग भागता गया, दूर जाता गया, क्योंकि उसे जल्दी थी, क्योंकि जो आज़ान था वो तो आता ही होगा, तो उसे फटाफट से जाना था। और आचिंग आएंगे समझ नहीं पाया था वो इंसान कौन था, और वो उसे विंग कह के क्यों बुला रहा था। स्ट्रेंज, लोग कुछ भी सोचते रहते हैं, पागल समझते हैं उसे क्या। नहीं, ऐसे सोच के वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही आइंग चैनचिंग की नज़रों से दूर जाता है तो चैनचिंग एकदम सूख जाती है और उसकी जो रोशनी थी एकदम वैनिश हो जाती है। और आचिंग बस भागते हुए आइंग को देख रहा होता है। आचिंग बोलता है, नहीं, तुम कुछ भी बोलो, तुम मेरे भाई विंग हो। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन चैनचिंग कभी भी तुम्हें पहचानने में गलत नहीं हो सकती है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम सच में हमें भूल चुके हो, या फिर कुछ और बात है, मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ेगा। ये सोच के जो वो था ना आचिंग, वो ना कपड़े की हेल्प से चैनचिंग को उठाता है और बड़ी मुश्किल से उसे लपेट के रख देता है। और इसके बाद आइंग को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे भागने लग जाता है। आइंग पेड़ों के पास में पहुंच जाता है जहाँ पर सारे के सारे उसके दोस्त खड़े थे। आइंग बोलता है, गगा नहीं आए क्या? इसमें सुजोई बोलता है, गगा आपको काफ़ी ज़्यादा देर हो गया था। इसमें आइंग बोलता है, कुछ नहीं, एक पागल सा इंसान मुझे खींच रहा था और मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी उसको बुद्धि बना के वापस आ गया है। ऐसा सोच रहा था। आचिंग आइंग को ढूंढते ढूंढते पेड़ के पास में आ जाता है और देखता है कि आइंग कुछ बच्चों के साथ में विंग कुछ बच्चों के साथ में बात कर रहा था। और आचिंग बस देखने लग जाता है। विंग थोड़ा अलग लग रहा था, अजीब सा, और बच्चों के साथ बात कर रहा था। वो बच्चे कौन हैं? ये देखकर आचिंग को समझ नहीं आता है। आचिंग विंग से बात करना चाहता था और उसके पास जाना चाहता था। ये सोच के आचिंग विंग के पास जाने लग जाता है, लेकिन सडनली उसके कदम ठहर जाते हैं, क्योंकि दो तरफ से एक और फिगर विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और वो फिगर से आचिंग भली भांति था। ये देखकर आशिंग की मुट्ठियाँ एकदम कस जाती है और उसका फेस नफरत से भर जाता है। और कहीं ना कहीं उसे गुस्सा आने लग जाता है इस फिगर को देखकर, उस इंसान का चेहरा देखकर, जो कि वो नहीं चाहता है कभी भी देखना। एक ऐसा इंसान जिसका दुश्मन है, एंड वो और कोई नहीं, आज़ान था। आज़ान जैसे ही आइंग के पास में आता है तो आइंग उसे हक कर लेता है। जैसे ही आइंग आज़ान को हक कर लेता है तो आज़ान जो आशिंग था वो फ्रॉन हो जाता है ये सब देखकर। और वो समझ नहीं पाया था कि विंग इस तरीके से हरकतें क्यों कर रहा है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या इसने ब्लैक मैजिक कर लिया है क्या आज़ान के आइंग के ऊपर? ये सोच के आचिंग वहीं पर जाके कहीं छुप जाता है और उनकी कन्वर्सेशन सुनने लग जाता है। आजान बोलता है, तो कर ले मस्ती। आइंग बोलता है, गगा आप लेट आए हो। आजान बोलता है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, बट मैं क्यूरियस हूँ तुम्हारी गिफ्ट के लिए। ये सुन के आइंग बोलता है, ऑफ कोर्स गगा, मैंने आपके लिए इस दुनिया का बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट खरीदा है और मैं आज आपको वो देने वाला हूँ। इसमें आइंग आजान बोलता है, ओह ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो इसमें हमारा जो आइंग था वो आसान को कुछ लाइक एक थैला पैकेट से पकड़ाता है। तो वो आइंग आजान उसे देखता है, बोलता है, ये सब क्या है? तो आइंग बोलता है, गगा ये मैंने अपने पैसों से आपके लिए कपड़े खरीदे हैं। ये सुन के आसान बोलता है, तुमने? आइंग बोलता है, हाँ। आसान बोलता है, बट कैसे? तो आइंग बताता है कि उसने 1-2 महीने पहले बेबी सिटिंग करी थी और क्या कहते हैं उस मेहनत के पैसों से वो पहली बार आज़ान के लिए कपड़े खरीद के लाया है।
ये देखकर कहीं न कहीं आज़ान को यकीन नहीं होता है ये उसकी आइन की तरफ से पहला तोहफ़ा है और इसके लिए आइन ने कितना ज़्यादा मेहनत किया है। क्या वो उससे इतना प्यार करता है कि उसके लिए मेहनत करने को तैयार है? ये देखकर कहीं न कहीं आज़ान को अजीब-सा फ़ील होने लग जाता है, एक इमोशन सा फ़ील होने लग जाता है और उसकी आँखों से आँसू गिरने लग जाते हैं और ये आँसू प्योर लव के थे। जो उसके अंदर फीलिंग्स थी ना, वो कोई भी नहीं समझ सकता था। आइन जब अपने गगा को रोते हुए देखता है ना, तो उनकी आँखों को पूछता है एंड वो बोलता है, "गगा, आप रो क्यों रहे हो? हाँ, मैंने आपसे बोला है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सच में अपनी मेहनत से लाया हूँ।" जिसमें आज़ान आइन के जो चिक्स था उसे कप कर लेता है, लाइक पकड़ लेता है और बोलता है, "आई नो तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, बट मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए मेहनत करी। आइन, तुम मेरे लिए ट्रेज़र हो, तुम मेरे लिए प्रीशियस हो, तुम मेरे लिए एवरीथिंग हो, हर चीज़ हो।" ये कहकर आहिन अज़ान जो था ना, वो आइन के फ़ोrehead पे किस करता है और आइन भी खुश हो जाता है। ये देखकर आशिन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस इंसान का हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे भाई को टच करने का, और ये सब क्या कर रहा है? इससे क्या ऊपर जादू कर लिया है जो अपने ही भाई को वो पहचान नहीं पा रहा है? मुझे इससे बात करना पड़ेगा। ये इंसान का खेल मुझे रोकना पड़ेगा। इसके अंकल ने पहले मेरे भाई को डिस्ट्रॉय किया और अब ये इंसान उसे अपने कब्जे में करके बैठा है। नहीं, वो उसे जीतने नहीं देगा। विंग उसके साथ में जाएगा, कुछ भी हो जाए, और विंग को वो अपने आप को याद करवाने की ज़रूर कोशिश करवाएगा। उसके बाद आइंग जो था ना, वो बोलता है, "गगा, खोल के देखिए ना।" इसमें आसान बोलता है, ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद आसान कपड़ों को खोलता है और जैसे वो कपड़ों को खोलता है, एक फैमिली ऐसे कपड़े उसके सामने आते हैं। तो ऐसे रोब्स जिसे वो अबैंडन कर चुका है, वही रोब्स उसकी ज़िंदगी में वापस आ गए थे। और ये देखकर कहीं न कहीं उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और कहीं न कहीं उसके हाथों से जो रोप्स थे वो नीचे गिर जाते हैं। ये उसने क्या देख लिया है? ये रोप्स आइन के पास कैसे आए? इसमें आइन ना जैसे ही कपड़े नीचे गिरने लग जाते हैं तो वो फटाफट से उठा लेता है और बोलता है, "गागा, ये आप क्या कर रहे हैं? कपड़े गंदे हो जाएंगे।" अब कहीं न कहीं अभी इस टाइम पे आज़ान की आँखों में एक घबराहट सी किसी अपने को खोने का और आइन को खोने का ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है और वो डेस्परेट होने लग जाता है। वो आइन के कंधों को टाइटली पकड़ के बोलता है, "तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले और किसने दिए तुम्हें ये कपड़े?" ये ना वो काफ़ी ज़्यादा अजीब वॉइस में बोलने लग जाता है, एक घबराहट और साथ-साथ उसके अंदर उसकी जो आवाज़ थी वो टूट रही थी। आइन को समझ नहीं आता है। आइन बोलता है, "गगा, क्या हो गया है आपको? आपने मेरे कंधे को बहुत टाइट पकड़ा है।" आसान बोलता है, "मुझे बताओ, ये कपड़े तुमने कहाँ से खरीदे हैं? क्या तुमने किसी ने तुम्हें दिए हैं? हाँ, किसी ने दिए तुम्हें?" तो आइन बोलता है, "नहीं गगा, ये कपड़े तो मैंने शॉपकीपर से खरीदे हैं। वो दूर दूर तक क्या कहते हैं, यात्रा करता है और उसने ये कपड़े मुझे दिए, है ना?" सिसोई बोलता, "हाँ गगा, ये उन शॉपकीपर ने दिए हैं और आइन को ये आपके लिए चाहिए थे, इसलिए हमने ये खरीदे। क्या आपको ये पसंद नहीं आए क्या?" ये सुन के कि शॉपकीपर ने उसे दिया है, ना कि किसी और ने, तो कहीं न कहीं जो अज़ान था उसको सांस में सांस आती है। इसका मतलब है वो अलग ही रिएक्ट कर रहा था। 2 मिनट उसे ऐसे लगा कि कोई आएंगे उसे चुरा के ले जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होने दे सकता है। अज़ान बोलता है, "आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी।" इसमें आइंग बोलता है, "क्या हो गया काका? आप इतने ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो और आपके हाथ इतने ज़्यादा काँप क्यों रहे हैं?" इसमें आसान बोलता है आइंग को हक करके, "कुछ नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे माफ़ कर दो। आइंग, क्या तुम मुझसे इस इस इवनिंग पे वादा करोगे?" आइंग बोलता है, "क्या?" तो आसान बोलता है, "तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। तुम हमेशा मेरे पास में, मेरे साथ में रहोगे। हमेशा, हमेशा के लिए अपने घर को वादा करो, कभी छोड़ के नहीं जाओगे।" ये ना वहाँ कहीं न कहीं आसान का डर बोल रहा था और कहीं न कहीं आइंग जानता था। आइंग बोलता है आसान को, "ऑफ़ कोर्स गगा, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगी। अब मेरा दिन स्टार्ट होता है आपसे और मेरी रात ख़त्म हो जाती है आपसे। आप और मैं हमेशा एक-दूसरे के साथ में रहेंगे फ़ॉरएवर के लिए।" ऐसे कहकर वो आसान को कसली हग कर लेता है और आसान भी उसको टाइटली हग कर लेता है। और ऊपर से जो फेस्टिवल के लाइक वो जो नाइट के फेस्टिवल, शाम से रात हो गई थी और फेस्टिवल के जो लालटेन थे वो ऊपर हवा में रिलीज़ हो रहे थे और
वो चमकने लगे थे और जो फेस्टिवल की लाइट थी वो भी ग्लो करने लगी थी। जैसी आइंग ये देखता है तो बोलता है, आइंग बोलता है, गगा क्या हम एक और लालटेन ज़रूर जलाएं, प्लीज़ प्लीज़। तो इसमें आइंग आसान नोट करता है और दिन के आखिरी में आइंग और आज़ान को उनके दोस्तों के साथ में, जो कि अपने खुद की लालटेन लेके आए थे, और वो उनको रिलीज़ करने लगे। और आज़ान और आइंग साथ में मिलके अपनी अपनी विश लिख के उस लालटेन को उन्होंने रिलीज़ कर दिया। जैसे ही लालटेन रिलीज़ हुई वैसे ही हमारे आज़ान ने आइंग का हाथ जकड़ के पकड़ लिया और उन लालटेन को जाते हुए देखने लगा। उसकी अभी भी दिल के कोने में जो डर था वो अभी भी नहीं जा रहा था। आज़ान बोलता है, आज़ान अपने मन में सोचता है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास की चीज़ें खोद खोद के बाहर निकल रही है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आइंग मुझसे दूर जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, ये मेरा वहम है। हाँ, ये मेरा वहम है। कोई नहीं जानता मैं यहाँ पर हूँ, और आइंग का भी कोई नहीं जानता है। आइंग सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। वो मैं सिर्फ मेरे पास में आएगा रहेगा और किसी के पास में नहीं। कोई भी इंसान अगर आइंग को मुझसे दूर रह जाएगा, मैं उसे मार डालूँगा। हाँ, मैं उसे मार डालूँगा सच में। ये सोच के आइंग आज़ान सॉरी जो आज़ान था वो आइंग के हाथों को कस के पकड़ लेता है, और आइंग भी बेचारा इनोसेंटली आज़ान के हाथों को कस के पकड़ लेता है। और उसके बाद में वो लालटेन की रात ऐसे गुजर गई। पीछे से ये सारी चीज़ें आचिंग देख रहा था। उन दोनों के पकड़े हुए हाथ एक दूसरे के इंटरवाइंड हैंड को देखकर आचिंग को गुस्सा आने लग जाता है कि ये झूठा इंसान उसके भाई के ऊपर काली जादू करके किस तरीके से उसको अपने हाथों की उंगलियों में नचा रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा। उसे इस इंसान से बात करनी होगी। आइंग को उसके साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता है कि इस इंसान ने उसके ऊपर क्या जादू कर लिया है। आशिंग बोलता है, हांगवन चुन, तुम करना क्या चाहते हो मेरे भाई के साथ में? पहले तुम तुम मेरे भाई को हमेशा अपने से दूर करते रहे, मेरा भाई, और अब तुम ऐसे दिखा रहे हो कि वो तुम्हारा फैमिली है। मुझे पता है कि तुम आइन को हार्म करना चाहते हो, और तुम उसे उन्हें मार दोगे, जैसे कि तुम्हारे जो घमंडी तुम्हारे घमंडी क्लान के तुम्हारे घमंडी अंकल ने करना चाहा था। लेकिन मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होने से पहले आइन को यहाँ से ले जाऊँगा, वींग को यहाँ पर से ले जाऊँगा, और उसके बाद में कभी भी वींग को तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूँगा। और इसके बाद स्टार्ट होगी लान क्लान की बर्बादी। सच में मैं लाइन क्लान को जला के राख कर दूँगा। ये सोच के आचिंग वहीं से ही ज़ोर से अपने जो था ना जहाँ पर वो खड़ा था एक वॉल के पीछे, उसमें फीस्ट से मारता है, और उसकी आंखों में जलन, गुस्सा, और कह सकते हैं एक रिवेंज की जो आग थी हंगवन चुन को देखकर वो लग चुकी थी। और अब आगे जाके आचिंग क्या क्या करेगा वो तो देखना बाकी है। और इसी के साथ साथ हमारे इस पार्ट का टी एंड हो गया। हेलो गाइस, स्टोरी का पार्ट ख़त्म हो चुका है। अगले पार्ट में अब आगे के दो ही पार्ट बचे हैं। आगे के दो पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होगा? क्या सच में आचिंग आइन को सब कुछ याद दिला पाएगा? और आइन को जब सब कुछ याद आ जाएगा तो क्या होगा उसके और आज़ान के बीच के रिलेशनशिप का? या फिर आज़ान आइन को कहीं और लेकर चला जाएगा? ये तो आपको अगले आने वाले दो पार्टों में पता चलेगा। और गाइस, इसका सबसे लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। उसमें मैंने ऐसे लिखा है ना कि आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे। तो मेक श्योर करना कि आप लास्ट तक इस स्टोरी को सुने। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा देती हूँ। मुझे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, और आई होप आप स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। और धीरे धीरे करके स्टोरी एंड में आ रही है, तो आपको स्टोरी का लास्ट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा कल्पना होगी। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है स्टोरी का लास्ट पार्ट कैसा होगा, क्या होगा इन दोनों के बीच में? याचिंग उसे ले जाएगा, या फिर बांगजी जो आज़ान था आज़ान था वो कुछ करेगा? ये तो आप बाद में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। टेक केयर ऑफ़ सेल्फ। बाय बाय।